सबिंदु सिंधु सुस्खलत तरंग भंग रंजितम दुषत्सु पाप जात जात कारी वारी संयुतम कृतांत दूत कालभूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। मां नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और बहुसंख्यक आबादी की आस्था का केंद्र, उनके प्रति हम सम्मान प्रकट करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए नर्मदाष्टक की इन्हीं पंक्तियों के साथ आज आगाज़ कर रहे हैं मध्य प्रदेश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल IBC 24 के एक खास कार्यक्रम का। और ये कार्यक्रम है जनता का जय घोष। इस वक्त हम मौजूद हैं मां नर्मदा की गोद में बसे हुए नर्मदापुरम में, और इसी पवित्र नगरी से आज आगाज़ होने जा रहा है जनता के जय घोष का। आप सब जानते हैं कि देश में लोकसभा चुनाव का पहला चरण हो चुका है। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है और अब नर्मदापुरम सहित मध्य प्रदेश की 6 और सीटों पर लोकसभा की वोटिंग होनी है। 26 अप्रैल को इसके लिए वोट किए जाने हैं। हालांकि पहले 7 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन बैतूल में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के निधन के बाद अब वहां तीसरे चरण यानी कि 7 मई को वोटिंग होगी। लेकिन आज जनता के जय घोष इस कार्यक्रम से नर्मदापुरम से हम न सिर्फ नर्मदापुरम की बात करेंगे बल्कि बात करेंगे बाकी 6 सीटों की। दमोह, सतना, रीवा, टीकमगढ़, खजुराहो, यहाँ सियासी समीकरण कैसे हैं, यहाँ जनता किन मुद्दों पर चुनाव चाहती है, किन मुद्दों को लेकर सियासतदान जनता के बीच पहुँच रहे हैं, तमाम मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि हम नर्मदापुरम में मौजूद हैं, लिहाजा आज नर्मदापुरम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही पहली चर्चा की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले मैं अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर माया नारोलिया जी हैं, जो कि राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा महिला मोर्चा की। आप संजय यादव जी को देख रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, खजुराहो लोकसभा के भी प्रभारी हैं। राहुल शरण जी भी हैं यहाँ पर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, खासतौर पर नर्मदापुरम की सियासत को बड़ी बेहतर तरीके से समझते हैं। तो चलिए जनता का उद्घोष और जय घोष हम शुरू करते हैं नर्मदापुरम से, और शुरुआत करते हैं इसी नर्मदापुरम के मूल मुद्दों से। और जैसा हमने नर्मदाष्टक की पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम का आगाज़ किया है, तो मैं जानना चाहूँगा यहाँ के लोगों से सबसे पहले कि आखिर नर्मदा जो हर चुनाव में सियासत का शगल बनती है, राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन फिर भी नर्मदा के हालात बहुत कुछ बदल नहीं पाते। तो इस बीच इस चुनाव में जनता क्या सोच रही है, हम जानने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहूँगा कि किसी आम जनता से ही, चूँकि जनता का जय घोष ये कार्यक्रम है, लिहाजा मैं किसी आम शख्स से मैं जानने की शुरुआत करूँगा। आप क्या कहेंगे? सियासतदान जो हैं अब भी द्वारे द्वारे आ रहे हैं नर्मदापुरम के लिए, इस लोकसभा के लिए कितना काम यहाँ के तमाम नेताओं ने किया हुआ है, और आप दोनों ही दलों के प्रत्याशियों से क्या वादा लेना चाहते हैं? देखो, मैं महेंद्र विद्रोही नर्मदापुरम से, और मेरा स्पष्ट कहना है दोस्तों, क्योंकि अभी जो वर्तमान स्थितियां चल रही है राष्ट्र के लिए चल रही है, और यहाँ पर स्थापित होना, आज विश्व को एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जिसके लिए आज विश्व गुरु बनने की राह पर हमारा भारत चल पड़ा है। तो ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है, और मैं कांग्रेस से ही पूछना चाहता हूं। कांग्रेस से तो हम पूछ लेंगे, हम आपके पास इसलिए आए थे कि नर्मदा जी से जुड़ा हुआ कोई विषय जिस पर आप अपने सवाल सीधे सियासतदानों से पूछना चाहें। नर्मदा जी पर तो मतलब देखो, मतलब बहुत महाकाव्य लिखा चुका है। और आज ठीक है, कुछ और लोग अगर बोलना चाहें, सर आप यदि बात करना चाहें, जी बोलिए। आप कोई सवाल लेना चाहें मां नर्मदा से, चूंकि हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मां नर्मदा की गोद में बसी हुई पवित्र नगरी नर्मदापुरम में है, इस वक्त हम मौजूद हैं। तो बताइए आप क्या सवाल करना चाहेंगे? आपकी राज्यसभा सांसद भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं। देखिए, मैं प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि मैंने जब से होश संभाला है और यहाँ पर हमारे मां नर्मदा जी का जो गंदा पानी शहर का जो मिलता है, उसके लिए यहाँ पर जलमंच बनता है और तमाम नेता आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी घोषणा करके जाते हैं, और आज तक यथावत स्थिति है। तो मैं ये चाहूँगा कि मां नर्मदा जी को स्वच्छ रखा जाए। तो मां नर्मदा को स्वच्छ रखा जाए। और एक शेर मुझे याद आता है, सियासत की अपनी अलग एक ज़ुबान है, जो लिखा हो इकरार इनकार पढ़ना। तो दरअसल
मां नर्मदा का आंचल स्वच्छ बनाने के वादे कोई पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा नहीं हुए, कई बार ये वादे हुए, हालांकि तस्वीर नहीं बदली। कमोवेश यही हालात अवैध खनन के रहे। तो चलिए हम अब सीधे अपने ख़ास मेहमानों की तरफ चलते हैं। माया जी, आपसे ही मैं इस बातचीत की शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि कार्यक्रम है जनता का जयघोष। तो जनता के जयघोष में पहला सवाल ये आया है कि आखिर मां नर्मदा की ये दशा कब सुधरेगी? आपने क्या किया है? माँ नर्मदा मैया हमारी जीवन दायिनी है, हमारी आदर, श्रद्धा और सम्मान। माँ नर्मदा मैया के चरणों में नमन करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि माँ नर्मदा मैया में जो अशुद्ध जल मिल रहा उसके लिए पूरे प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। उसकी कार्य योजना बनकर तैयार है, डीपीआर, उसके टेंडर भी हो चुके हैं और शीघ्र ये काम प्रारंभ होगा। मैं पूरी जवाबदारी और जिम्मेदारी से ये बात आपसे कह रही हूँ। जिम्मेदारी से बात कह रही हैं, उनकी बात सुन लीजिए। तो विपक्ष के देखिए ब्रजेन जी, मुझे बड़ी हंसी आ गई कि नर्मदा जी हमारे लिए आस्था का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति विषय है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2004 में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान बने थे, तब उन्होंने घोषणा की थी कि हम नर्मदा के किनारे परिक्रमा वासियों के लिए पथ बनाएंगे। फिर उन्होंने एक झूठी नर्मदा सेवा यात्रा निकाली थी, जिसमें करोड़ों रुपए की राशि सरकार की व्यय की, और उन्होंने कहा था कि हम नर्मदा में मिलने वाले गंदे नाले रोकेंगे। चूंकि मैं नर्मदा के किनारे का हूं, मैं पैदा भी बिल्कुल नर्मदा के किनारे हुआ जितना रोड है, इसलिए मैं जबलपुर से जितना अभी मां नर्मदा में जलधारा प्रवाह हो रही है, उसमें जबलपुर से लेकर नरसिंहपुर तक हजारों नाले मिलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ध्यान और पूर्व मुख्यमंत्री का ध्यान शिवराज सिंह चौहान का नर्मदा जी के रेत के अवैध उत्खनन में था। पूरे परिवार ने नर्मदा जी का रेत उत्खनन करके मां नर्मदा का सीना छलनी कर दिया। माया जी, आज माया रेत जी, के माया जी, माध्यम एक से सवाल। आज रेत का व्यापार मशीनें बहन है, लेकिन शिवराज जी चौहान ने पूरी नर्मदा माई को खोद डाला है। मां नर्मदा का सीना भारतीय जनता पार्टी ने छलना किया है, और इन्होंने नर्मदा जी के नाम पे पीछे नाला जो बह रहा है वो आप देख लीजिए। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। ठीक है, क्योंकि धार्मिक हम चाहेंगे कि जवाब आपकी नेत्री से लिया जाए। के किनारे भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही बिल्कुल है, झूठ है ये हमारा बात। आस्था का विषय है। शिवराज सिंह चौहान जी नर्मदा की रेत किसने खोदी? के भक्त नर्मदा की रेत किसने खोदी? मैया के लाल है, नर्मदा की रेत और किसने खोदी? उन्होंने शिवराज जी के हमेशा परिवार ने नर्मदा जी खोदी। की चिंता की है। संजय जी, हम चाहेंगे कि व्यक्तिगत आरोपों से बचा जाए और हम उस मुद्दे पर, संजय जी, मां नर्मदा जी हम सबकी है, और भारतीय जनता पार्टी नर्मदा जी कभी की राजनीति नहीं करती। शिवराज परिवार ने किया है। ठीक है, संजय जी, संजय जी, ये गलत बात है बिल्कुल। संजय जी, मेरी बात सुनिए। मैं चाहूंगा कि व्यक्तिगत आरोप, भाजपा मैं चाहूंगा, पर बसी हुई है। संजय जी, मैं चाहूंगा कि व्यक्तिगत आरोप इस मंच से ना लगाएं। हम कोशिश करें, हम इस बात की कोशिश करें कि उस समस्या के विषय पर बात करें। तो माया जी, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, संजय जी, धर्म की राजनीति संजय जी, संजय जी, भ्रमित करके माया जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं कतई ये बात नहीं चाहता कि इस मंच के जरिए कोई व्यक्तिगत बातचीत हो, लेकिन समस्या गंभीर है। माइक तेज नहीं आप सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है, देता है। संजय जी जवाब लेने दीजिए। आप से सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि लगातार आप लोग अधिकांश समय यहाँ पर बीते कुछ दशकों में सत्ता में रहे हैं। तो आखिर ये तस्वीर आप कह रहे हैं कि हालात बदलेंगे, तो ये हालात कब बदलेंगे? और खास तौर पर हम अवैध खनन के मद्देनजर भी बात कर रहे हैं। इसी नर्मदापुरम, अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, तो ना सिर्फ नर्मदापुरम बल्कि नरसिंहपुर में भी अवैध खनन की तस्वीरें आपसे भी नहीं छिपी होंगी। भाजपा कभी धर्म की राजनीति नहीं करती है। मां नर्मदा मैया के लाल है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो नर्मदा मैया के लिए कहा है वो किया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि मां नर्मदा मैया हम सबकी कल कल बहती हुई, छल छल बहती हुई निर्मल जल से प्रवाहित होगी। ये पूरी जिम्मेदारी से मैं कहती हूँ। और मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहती हूँ कि आप धर्म की राजनीति करते हो, जब आपको अयोध्या से निमंत्रण आया था आपने क्यों ठुकराया? भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का आपने आमंत्रण क्यों ठुकराया? धर्म की राजनीति आप करते हो, वोट बैंक की राजनीति आप करते हो। भारतीय जनता पार्टी अगर हम आप देख रहे हैं गर्मा गर्म चर्चा जो है,
गर्मा गर्म चर्चा जो है शुरुआत से ही नर्मदा का जनता का खोजने वाला उद्घोष कौन है? कार्यक्रम है। तो ये जो जयघोष है वो लगातार आप देख भी रहे हैं और मां नर्मदा से जुड़ा हुआ हर विषय जो है वो जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसीलिए संवेदनशील भी है। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर है और बीजेपी कहती है कि कुछ काम किया है, बहुत कुछ काम क्या किया है? जरूर एक भी करेंगे नारा क्या? यदि एक मौका भी नारा मिलेगा क्या तो ब्रजेन जी? दर्शन सुनिए, से मैं आपसे सेठानी मैं घाट आपके माध्यम से सेठानी घाट की आपसे खोज बात भरने करना का चाहता काम हूं। भारतीय एक भी जनता नारा- पार्टी के एक भी शासनकाल नारा रोका क्या? में यशस्वी मुख्यमंत्री एक भी पूर्व नारा रोका क्या? शिवराज आप सिंह चौहान बताइए जी ने गंदा किया। नारा रोका ये क्या? घाट खोखला आप हो चुका बताइए। था। भारतीय जनता आप पार्टी बताइए के गंदा नारा रोका क्या? मैं बता रही हूँ, गंदा नारा भारतीय रोका? जनता पार्टी के गंदा पूर्व नारा रोका मुख्यमंत्री क्या? जी ने गंदा सेठानी नारा घाट रोका की क्या? खोज ये को बताइए भरने आप। का काम किया है। गंदे वाले गंदे नाले रोके आपने। हाँ रोके, उसका कब काम रोके? आगे भी कहाँ है। रोके? चलिए चलिए जनता के बीच में चले जाते हैं, जनता के बीच में चले जाते हैं। जी आप बोलिए। रुकेंगे रुकेंगे रुकेंगे। चलिए कब चलिए रुकेंगे? सीवर लाइन का काम शहर में चालू है। अगर इनकी आंखें अंधी हैं, आप चल के दिखा सकता हूँ मैं, सीवर का काम चल रहा है। अगर आप भी बोलना चाह रहे, चलिए भाजपा के एक और नेता हैं, बोलिए। माननीय हमारे पूर्व विधायक जी बोल रहे थे कि जबलपुर से लेके यहाँ तक एक ही वो है, तो आपको याद होगा कि अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह भी इस नाले को बंद नहीं कर पाए। हमारी तो डीपीआर भी चालू हो गई है, जो बहुत जल्दी यहाँ का काम। ये तो सत्ता में नहीं रहे ना वो, आप तो सत्ता में थे ना। हमारी डीपीआर चालू हो गई और डीपीआर चालू हो गई, तो चलिए क्या झूठ बोल रहे हैं? 28 साल जी, से सांसद आप बोलना DPR चाहते चालू हो गई। हैं। चलिए मंच पर आपने भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को देखा है, लेकिन यहाँ पर भाजपा कांग्रेस के कुछ नेता भी है। हालांकि जनता का जयघोष है तो हम जनता से बात कर रहे हैं, लेकिन इच्छुक कांग्रेस के भी एक नेता है, चूंकि भाजपा के एक नेता ने बात की है। संक्षेप में बात रखी। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि माया जी खुद नगरपालिका अध्यक्ष नहीं, वो अपने कार्यकाल में डीपीआर तैयार करके छोड़ गई, आज तक नाले बंद नहीं हुए। उनके बाद अगले अध्यक्ष आए, उनने चप्पल छोड़ी तो आज तक वो चप्पल नहीं पहन पाए। तीसरे अध्यक्ष कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। ऐसे हालात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने हुए हैं कि नाला बंद नहीं कर पा रहे। आप नगरपालिका अध्यक्ष नहीं, आप महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष नहीं, आप वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। आप ये बताइए कि नाला कब बंद होगा? ठीक है, उन्होंने कहा। हालांकि हम चाहेंगे कि एक फाइनल कमेंट आपकी ओर से दे दिया जाए, क्योंकि हम चाहेंगे कि 6 लोकसभा सीटों के मैं ये मद्देनजर हम पूछना बातचीत चाहती करना चाह रहे हैं। हूँ, मैं ये पूछना मैं चाहती हूँ आपसे ब्रजेन भाई, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। एक मिनट, मेरी बात का मैं ये जवाब पूछना देना। चाहती हूँ आप कि इस डिबेट में नाला ये मुख्य मुद्दा है क्या, कि नर्मदा और जी भी है। कोई मुख्य मुद्दा है? नर्मदा जी है। ये मैं पूछना मैं चाहती हूँ आपसे। अगर आपने नाले नाला को मुख्य मुद्दा है। नर्मदा जी को मुख्य बिल्कुल मुद्दा नाला ही बनाया है। है। अवैध खनन भी। ठीक है संजय जी, उन्होंने मैं- कहा कि डीपीआर बनी है और काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल होगा, 101% होगा। मैं ब्रजेन जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय माया जी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ खनिज अधिनियम की धारा, बिल्कुल, हर एक ब्रजेन जी। मुद्दे पर बात करेंगे, राम मंदिर की बात, हर मुद्दे पर बात करेंगे। आप चाहते हैं कि आप अरे भैया आप चाहते हैं कि सिर्फ आप कर गए नर्मदा जी के मुद्दे तो से नहीं होगी बात कर गए? जनता के क्यों जयघोष कर गए आप? जनता के मुद्दों आप डर क्यों रहे? नर्मदापुरम डर क्यों सीट की रही बात नर्मदा करते जी हैं तो से? यहाँ पर डर क्यों रही? दर्शन सिंह चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के संजय शर्मा के साथ है और ये मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। तो और भी मुद्दे हैं कि ठीक है, आपने गर्मा गर्म बहस देखी मां नर्मदा के मुद्दे पर, लेकिन यहाँ पर विकास, रोजगार और राहुल गांधी का न्याय या मोदी की गारंटी, क्या इस पर, इस मुकाबले पर कौन भारी पड़ने वाला है? तो जयघोष में न्याय। हम चाहेंगे कि आम जनता से, जी आप बोलिए। अभी तक होशंगाबाद जिला सब बात से पिछड़ा हुआ है। आई गई सरकार, कांग्रेस भी आई और बीजेपी भी आई, यहाँ से विधायक और कांग्रेस सांसद हमेशा बनते रहे हैं, बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी, पर होशंगाबाद को हमेशा छला गया है। हम चाहते हैं कि होशंगाबाद की सड़कें, बस स्टैंड, सभी चीज़ों के लिए है ना, कोई प्रोग्रेस नहीं है। अभी तक भी बस स्टैंड पर ट्रैफिक इतना लगता है, आम जनता परेशान है। हमारी वैसे मोदी सरकार ने जितना भी जो कुछ किया है बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है और कर रहे हैं। और देश का नेतृत्व करने के लिए मोहन यादव और अपने प्रधानमंत्री, वो कह रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर बदलने की बात है। क्या युवा क्या चाहता है आपके युवा चाहता है सर गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर पे आगे बढ़ा जाए, और भी बहुत सी चीज़ें सर करी जा सकती है। ठीक है, माया जी आपके पास आ जाता हूं। और आपने भी सुना होगा, जिसकी चर्चा बहुत है इस वक्त, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट हालिया आई है और वो ये कहती है कि
भारत देश में 100 में से 83% युवा जो है वो बेरोजगार हैं और ख़ासतौर पर 83% जो बेरोजगार हैं उसमें बहुत सी बड़ी संख्या जो है शिक्षित युवाओं की है। तो इस आंकड़े के मद्देनजर और इस जैसे युवाओं के लिए आप भारतीय जनता पार्टी क्या वादा लेके चुनाव मैदान में है? पकौड़े तलेगी। युवाओं पकौड़े को तलवाएंगे। सिर्फ सरकारी नौकरी ही युवाओं को रोजगार देने का साधन नहीं है। संजय जी बोलने दीजिए। संजय जी बोलने। सिर्फ सरकारी नौकरी ही युवाओं को रोजगार देने का नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे युवा अच्छा काम कर रहे हैं। कौशल उन्नयन के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम किया है और आगे भी हमारे संकल्प पत्र में ये है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में है, आगे भी युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। संकल्प पत्र में हमारे ठीक है। तो चलिए हम आगे भी लगातार कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नज़दीकी दमोह लोकसभा सीट की। यहाँ पर भी एक तगड़ा चुनावी मुकाबला होना है और यहाँ पर भी राहुल लोधी जो कि बीजेपी की कैंडिडेट हैं, उनका मुकाबला कांग्रेस के तरवर सिंह के साथ है। और कमोवेश हम अगर मुद्दों की पड़ताल करते हैं तो दमोह संसदीय क्षेत्र में भी ये स्थितियाँ दिखती हैं। तो चूंकि हम रोज़गार के मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे और आपका भी न्याय पत्र अगर कहा जाए तो उसमें भी बड़ी बातें की गई हैं। उधर लगातार बीजेपी कांग्रेस को लेकर ये घेर रही है कि आप लोगों ने वादा जो किया हुआ है उसको किस तरह से लागू करेंगे, इसकी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं है आपकी। आखिर इतना कैसे स्टाइपेंड देने की बात है युवाओं को, ये कैसे दे पाएंगे आप? देखिए, कांग्रेस से तो विश्वास है। आज मनरेगा की जो मजदूरी है वो मनरेगा हमने चालू की। हम 400 रुपए मजदूरी देंगे, वो गारंटी के साथ 30 लाख भर्ती है। मोदी झूठ बोलता है, कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोलती। मोदी झूठ बोलता है, कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोलती। मन में मोदी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा चंदे का धंधा बनाया है। आज जो है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से मोदी इतना डरा हुआ है, इतना घबराया हुआ है क्योंकि मोदी ने 10 साल जनता को गुमराह भ्रमित किया। जनता से पूछते हैं, झूठ में राहुल का न्याय या मोदी की गारंटी? मोदी की गारंटी। हालांकि बीजेपी का बैच लगाया हुआ है आपने। मोदी की गारंटी। अच्छा, तो मोदी की गारंटी या राहुल जी का न्याय? मोदी की गारंटी, जो बोलते हैं वो करते हैं। हमने ही बोला था मंदिर बनवाएंगे, ये मोदी जी की गारंटी थी और अभी भी वो करा है। मंदिर भी हम ही ने बनवाया था, जो हमने बोला है। मोदी जी ने बोला था शुरू से लेके लास्ट तक, उनने ही शिलान्यास किया था और उन्हीं ने ही ओपनिंग की है। ठीक है, राहुल गांधी ने नहीं किया था। ठीक है, तो सनातन धर्म और राम मंदिर का मुद्दा जो है, जाहिर सी बात है केंद्रीय मुद्दा है, तो इस चुनाव में जरूर गूंजेगा। 2-3 लोगों से आप कह चुके हैं ये राम मंदिर के जो है लोगों की आस्था का विषय है और ये इवेंट बताते हैं जो अपनी पूरी भारत की जनता का। ठीक है, 2-4 लोगों से बात करके फिर जाता हूँ। ये मोदी है तो मुमकिन है, राहुल का न्याय या मोदी की गारंटी? सर, मैं पूछना चाहूंगा मैडम से एक सवाल कि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है और हिंदुत्व की पार्टी की बात करती है, तो सर मैं बताना चाहूंगा कि बीफ निर्यात में इंडिया दूसरे नंबर पे है। बहुत बढ़िया। राम भगवान की आप बात करते हैं और बीफ निर्यात में इंडिया दूसरे नंबर पे है। और ऐसी क्या नौमत आई कि बीजेपी को बीफ गौ माता के मटन वालों से चंदा लेना पड़ा। बिल्कुल। लिया। बुआ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। फ्राई गोरी फिफो अलाना लिमिटेड महाराष्ट्र ने जो बीफ बेचती है, बीफ को निर्यात करती है, काटती है, उसने आपकी पार्टी को चंदा दिया, ये क्यों? 250 करोड़ माया जी, 250 करोड़ माया जी इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चंदा लिया गया है, 250 करोड़, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैधानिक घोषित करते हुए उसे खारिज कर दिया, इसमें आप लोग क्या जवाब देंगे जनता को? आप देख रहे हैं कि इस तरह से सवाल आ रहे हैं। देखिए, अभी एक मिनट, चंदा लिया जवाब लेने दीजिए। अभी आप हिंदुत्व की बात कर रहे थे। चंदा लिया कि नहीं लिया? एक मिनट, जवाब वाले चंदा ही लिया। जवाब नहीं, आप जवाब दो। संजय जी जवाब। माया जी बोलिए। आप उसका जवाब, आप प्लीज मुझे उसका जवाब दो ना। हम देंगे जवाब। गौ मास वाले से बोल लिया कि नहीं? आप उनका जवाब दो ना। आप उनका जवाब दीजिए। आप मुझे बोलने दीजिए। आप उनका जवाब दीजिए। आप मुझे बोलने दीजिए। आप उनका गौ मास का जवाब दो। ठीक है, एक मिनट, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही। आप अभी कह रहे थे
कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, जवाब पूरा सुनिए, जवाब पूरा सुनिए, पूरी बात नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। पूरी बात सुनिए पहले, जवाब पूरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबको विश्वास और सबके प्रयास से लेकर काम करती है। आप मुझे ये बताइए, लाडली बहना का लाभ किस धर्म को नहीं मिला? लाडली लक्ष्मी का लाभ किस धर्म को नहीं मिला? किस जाति को नहीं मिला? किस दल को नहीं मिला? आवास योजना का लाभ किस धर्म को नहीं मिला? किस जाति को नहीं मिला? किस दल को नहीं मिला? मुद्रा बैंक योजना का लाभ किस दल को नहीं मिला? किस जाति को नहीं मिला? ये लगातार ये सवाल आ रहे हैं कि जो चंदा आप लोगों ने लिया है वो मनमाफिक तरीके से लिया गया और बाद में उन कंपनियों को खुली छूट भी दी गई। इस तरह के लगातार कोई चंदा नहीं लिया गया, मर्जी से लोगों ने दिया है। बीप वाले से नहीं लिया अपनी चंदा, मर्जी से लोगों ने दिया है। बीप वाले से चंदा नहीं लिया क्या? और हम तो आपसे, बीप वाले से चंदा लिया कि नहीं लिया? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि भाई जब आपको अयोध्या में राम मंदिर का आमंत्रण आया था, आपने उसको क्यों ठुकराया? बीप वाले से चंदा लिया कि नहीं लिया? आप भी मनुष्य हैं, बीप आप वाले भी से चंदा इंसान लिया हो, कि नहीं लिया? आतंक के आपने मुद्दे क्यों के ठुकराया? आसपास जरूर आती है जब एक मुद्दा, एक संवेदनशील मुद्दा उठाया जाता है तो दूसरी तरफ से भी एक विषय उठाया जाता है। हाँ। आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा संजय जी, क्योंकि आपने सुना कि माया जी कह रही है कि राम मंदिर का जो लोकार्पण हुआ उसका आमंत्रण की बात थी, आपकी पार्टी के लोग वहाँ शामिल नहीं हुए। तो संजय जी, विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बीजेपी ने मुद्दा उठाया था और अभी आपने देखा होगा न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है वो राम मंदिर पर कांग्रेस को घेर रहे हैं। आपके पास क्या जवाब है जनता को देने के लिए? देखिए, स्पष्ट जवाब है, राम हमारी आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राम राजनीतिक विषय है। अगर राम मंदिर बना है, हमारे सबके पैसे से बना है, मैंने भी चंदा दिया उसमें, लेकिन हमारा जो सनातनी परंपरा है, सनातनी परंपरा में हमारे धर्मगुरुओं ने कहा कि जब तक शिखा नहीं लग जाएगी, जब तक हम नहीं जाएंगे, तो सनातन धर्म का पालन किया हमने। हम मोदी के लिए ताली बजाने नहीं जाते। राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलवाया? अडवाणी जी क्यों नहीं आए? मुरली मनोहर जोशी क्यों नहीं आए? इन लोगों को क्यों नहीं बुलवाया गया? क्यों? क्योंकि ये राजनीतिकरण विषय करना चाहते थे, ताली बजवाना चाह रहे थे। राम मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हम सबके पैसे से बनाया है राम मंदिर। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, हम सबके पैसे से बना है। मोदी के लिए ताली नहीं बजवाते, राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलवाया? ठीक है, ठीक। अच्छा, आपके चंदा से बना तो आप लोग क्यों नहीं गए? आपके चंदा से बना है, आपको ससम्मान बुलाया गया था, आपने आमंत्रण क्यों ठुकराया? हमारे सनातन धर्म के कंप्लीट नहीं हुआ था, आपके हजारों कंप्लीट नहीं हुआ था मंदिर। चुनाव के चक्कर में चार जने मना किया, भाजपा में आ रहे हैं, मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मैं माफी चाहूंगा कि अब तक आपने देखा राहुल जी कि कितनी गर्मा गर्म बहस जो है। पहले हम शुरुआत करते हैं मां नर्मदा से कि पूछते हैं कि आखिर इसका आंचल कब स्वच्छ होगा। एक तरफ से आरोप लगाए जाते हैं और दूसरी तरफ से सिर्फ आश्वासन मिलता है। उसके बाद हम इन मुद्दों पर आते हैं तो संवेदनशील मुद्दों पर भी, भले राम मंदिर का वो मुद्दा हो, उस पर कांग्रेस या बीजेपी दोनों के प्रमुख वक्ता जो है एक दूसरे पर हमलावर है। आप बतौर राजनीति को यहाँ पर समझने वाले पत्रकार, आप क्या कहेंगे? केंद्रीय मुद्दे किस तरह से यहाँ असर कर रहे हैं? होशंगाबाद की जनता, होशंगाबाद नर्मदापुरम की जनता, या हम इस बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें, दमोह क्षेत्र की बात करें जहां चुनाव होना है, वहां जनता इन मुद्दों से कितना प्रभावित है कि उसको स्थानीय स्तर पर वो देख रही है कि ये रिपोर्ट कार्ड बना रही है? आप क्या कहेंगे? जी देखिए पांडे जी, सबसे पहले मैं मां नर्मदा के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए IBC 24 को धन्यवाद देता हूं कि मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैं थोड़ा सा सबसे पहले इस विषय पर बात करना चाहूँगा कि जो होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय सीट है वो मां नर्मदा के गोद में बसी हुई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ जीत और हार मां नर्मदा ही तय करती है। और ये बात तय है कि इस क्षेत्र को लेके बड़े जो इशू हैं, उनसे पहले जो स्थानीय मुद्दे हैं जिनमें नर्मदा का प्रदूषण टॉप पर है, दूसरा बेरोजगारी है, तीसरा शिक्षा उच्च स्तर की जो होना चाहिए वो विषय है। ऐसे 3-4 मुख्य मुद्दे हैं जिन पर काम करने की बहुत आवश्यकता थी। अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पर जाते हैं कि 1951 से लेके अभी तक लगभग 2019 तक
का जो ट्रैक रिकॉर्ड देगा 68 ईयर्स हो रहे हैं। जो सियासी रिकॉर्ड है, इस सियासी रिकॉर्ड में कांग्रेस लगभग 7 बार और भाजपा यहाँ 8 बार, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 2 बार और अन्य 1 बार यहाँ काबिज रहे। तो ऐसा नहीं है कि जनता ने कांग्रेस को मौका नहीं दिया या भाजपा को मौका नहीं दिया, लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से मुद्दे तय हुए और उन पर धीरे धीरे काम चालू हुआ। जिन मुद्दों को प्राथमिकता से दोनों संगठनों को लेकर हल करना था, उन पर उनके काम करने की रफ्तार सुस्त रही। अब वो वजह जानबूझकर रही या उसको चुनावी विषय बना के रखना रहा, ये दोनों संगठनों की मानसिकता रही। नर्मदा वास्तव में यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। लगभग 15-20 साल से यहाँ भाजपा की सरकार है, तो ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार ने भी नर्मदा प्रदूषण के लिए प्रयास नहीं किए, लेकिन चूंकि सत्ता आपकी थी, संगठन आपके पास है, सारी व्यवस्थाएं आपके पास है, तो जिस स्तर पर नर्मदा प्रदूषण मुक्ति के प्रयास होने थे उनमें तेजी नहीं आ पा रही है। राम मंदिर को लेकर क्या आपको लग रहा है कि वो वेव एग्जिस्ट कर रही है? क्योंकि प्रथम चरण में जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज घटा है, यदि वेव थी तो उतनी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा क्यों नहीं? आप इसको किस तरह से आंकते हैं? और क्या आपको लगता है कि ये दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोग और बीजेपी कुछ इंटेंसिवली कुछ काम करने वाली है? पांडे जी, मेरी जहां तक निजी राय है और जो मैं देख रहा हूं, समझ पा रहा हूं कि जो पहले चरण का वोटिंग परसेंटेज रहा और जिसमें खासतौर पर भाजपा राम मंदिर का मुद्दा लेके सामने आ रही है और कांग्रेस उसको मैनेजमेंट कह लें या इवेंट मैनेजमेंट कह लें, उसको लेकर आगे बढ़ रही है। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज गया है, जो अपेक्षा थी, अगर राम मंदिर, मैं समझता हूँ पब्लिक के बीच में बहुत बड़े एक मुद्दा होता या उसका विषय होता, तो ये वोटिंग परसेंटेज इस लेवल पर नहीं आना था। सबसे बड़ा सवाल, इसीलिए जवाब मैं लेना चाहूंगा माया जी आपसे। आप लगातार राम मंदिर का विषय उठा रहे हैं, ठीक है, हमने कुछ लोगों को भी सुना, उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी पे भरोसा है, चूंकि भाजपा के नेता भी आपके साथी कह रहे हैं कि वादा किया था, वादा निभाया है, लेकिन वो वेव कहाँ है? आखिर ये पोलिंग परसेंटेज पहले चरण में क्यों घट गया और पहले चरण के संदेश क्या कहते हैं? पोलिंग परसेंट घटने का कारण एक ये भी है कि कई जगह वोटरों के नाम डबल जगह भी हैं और वो प्रदर्शित करते हैं वोटर लिस्ट में कि इस बूथ पर 1300 वोटर हैं, लेकिन वो 2 जगह होने के कारण भी अपने को यह दिखता। दूसरा, कुछ गर्मी का कारण भी रहा थोड़ा सा। तीसरा, कुछ जागरूकता की भी कमी रही, लोगों में थोड़ा सा उत्साह भी नहीं रहा। आपने कहा कि चुनाव आयोग आपके हाथ में, आपने कहा कि डबल वोटिंग है, आप ही अपने क्वेश्चन बना रही। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लोग ठगा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो मोदी के ऊपर जनता का विश्वास खत्म हो गया है। महंगाई चरम सीमा पर है, आज गरीब आदमी दाल नहीं खरीद पा रहा है। आज तेल के भाव, दाल के भाव, जब आप राज्यसभा सदस्य बनी थी तो मैंने आपको टीवी में देखा रहा कि आप रोटी बना रही थी, लेकिन दाल क्यों नहीं बना रही थी? क्योंकि महंगी थी। भाई आप दाल नहीं बना रही थी, आप रोटी बना रही थी। दाल कहाँ? क्योंकि आप बड़े आदमी दाल नहीं बना रही थी, क्योंकि दाल महंगी है, दाल महंगी है, इसलिए कोई बना नहीं पा रहा दाल। मैंने खुद आपको देखा था। महंगाई या राम मंदिर? महंगाई या राम मंदिर, क्या है मुद्दा? महिलाओं का अपमान करने वाली कांग्रेस के नेता को अधिकार नहीं बनता कि हमारी राज्यसभा की सांसद रोटी बना रही है। बहुत व्यवहारिक सवाल पूछा और बड़ा व्यवहारिक उन्होंने जवाब भी दे दिया। उन्होंने जवाब, हाँ, एक सवाल पूछिए। 2 सवाल तो पूछे, 2 सवाल भाई साहब, 2 सवाल। भैया कांग्रेसी जो आप खड़े, मानो आपसे एक अनुरोध है, आप ये बताइए, आपकी सरकार के टाइम पे ये कांग्रेस ने 2 बार जो जमीन गई है देश की, वो क्यों गई? इंदिरा गांधी जी ने एक आइलैंड बराबर द्वीप पूरा श्रीलंका को दे दिया, ये गलत हुआ है कि नहीं? आप अपने घर की जमीन दे सकते हैं क्या? हमको दे सकते हैं क्या? केंद्रीय चुनाव एक और सवाल, आज से 10 साल पहले आपकी सरकार थी केंद्र में, आप 4 योजना ऐसी बताएं जिससे डायरेक्ट जनता के खाते में 2-2.5 लाख रुपए गए हो। मनरेगा, तो मनरेगा क्या था? मनरेगा क्या था? बहुत अच्छी बात है, इतनी देर से सुन रहा हूँ भाजपा के लोगों को। जब मध्य प्रदेश के अंदर एक घोटाला होता है, व्यापम घोटाला,
और केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बाद आज तक उसकी सीबीआई जांच नहीं करवा पाई। व्यापम पे कभी बात नहीं होती है और व्यापम की जांच होने के पहले पटवारी घोटाला हो जाता है और भाजपा के विधायक के कॉलेज में 11 में से 7 लोग टॉपर बनकर निकलते हैं। उस पर भाजपा क्यों नहीं बोलती है? ठीक है, तो संजय जी आपसे आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, जल्दी से जोड़िए। अभी माननीय पूर्व विधायक जी ने बोला कि माया जी रोटी बना रही थी, दाल और सब्जी क्यों नहीं बना रही थी। तो यादव जी आप घर पे खाना खाया करें, दाल और सब्जी पहले बनती है और रोटी गर्मा गर्म बाद में दी जाती है। कृपया घर में खाना भी ले आए। आप कौन है, आपका नाम क्या है? टमाटर मिर्ची लाते हैं। ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये टमाटर मिर्ची है, 2 रोटी लाते हैं। तो टमाटर और मिर्ची लेकर आए हैं, भोजन है आपका? तो जब सरकार बीजेपी ने कहा दिया वेरी गुड, क्या दिया? देखिए भोजन जो है एक मतदाता लेकर भी आए और पूछा भी है। देखिए संजय जी आपने सुना, ठीक है आप बैठिए। आपने पूछा कुछ केंद्रीय मुद्दे हैं, एक आइलैंड दिए जाने की बात है, श्रीलंका को आइलैंड दे दिया गया, और स्थानीय मुद्दों के तौर पर ऐसे लोग भी हैं, क्या कहें? आज देश में 2 लोगों की सरकार चल रही, अडानी और अंबानी। आज जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो भू अधिग्रहण मिल रहे थे कि अगर किसी की जमीन किसी फैक्ट्री लगाने के लिए ली जाती है तो 4 गुना मुआवजा मिलेगा। अभी क्या हो रहा है गांव में, मोदी सरकार ने, भैया मेरी बात सुन ले यार, सुन लो मेरी बात सुन लो, आप बैठिए, बोलिए संजय जी बोलिए। आज क्या होता है कि जब जो बिल लाए मनमोहन सिंह सरकार, सुरक्षा का गारंटी का अधिकार, शिक्षा का गारंटी का अधिकार, मनरेगा की मजदूरी जो इन्होंने मनरेगा खत्म कर दी, 280 रुपए प्रत्येक खाते में जाते रहे। हम कांग्रेस सरकार बनेगी हम 400 देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2 लोगों की सरकार चला रहे, अडानी अंबानी की। आज पूरा देश को, सिस्टम को एक रईसों के, उद्योगपतियों के हाथों में 32,000 करोड़ बिगैर ब्याज के लोन दे दिया जाता है, लेकिन हमारे किसान को जिसको वादा किया था 27 रुपए देंगे, आज तक नहीं मिला। धान का मूल देंगे, जवाब नहीं दिए। अडानी अंबानी का कर्जा माफ किया जाता है, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जाता। ये भारतीय मोदी की सरकार है। अडानी अंबानी का कर्जा माफ किया कि नहीं किया? आप कह रहे हैं अडानी अंबानी का कर्जा माफ किया कि नहीं किया? आप कह रहे हैं 2 लोगों से सरकार चल रही, भैया तो आपके कांग्रेसी रोज भाजपा में क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहा है कि जिनको डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है, कोई बचा ही नहीं है। जो बेईमान है वो भाजपा में जाए, आपके नेता जो बेईमान है भाजपा में जाए। चलिए दल बदल जो है, भाजपा इतनी दल बदल से को लेकर जनता से पूछते हैं, इसका जवाब दें। मैं एक युवा हूँ, इस क्षेत्र की एक मूलभूत समस्या है कि जनता का जयघोष है, तो जनता से बात कर। कांग्रेसी हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ कांग्रेसी हूँ। मेरा एक क्षेत्र की मुद्दे पे सवाल है कि आपका इतना बढ़िया लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पे ना एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना ही मेडिकल कॉलेज है। एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है, वो जवाब लिया हमने। एक मेरा छोटा सवाल, एक सेकंड, मैडम ने जवाब दे दिया। एक सेकंड, मैं मैडम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो सरकारी नौकरियां 30 लाख नौकरियां खाली है, और जो मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों, इतने हर साल 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार गिनवा दो आप तो, और 10 योजना युवाओं के लिए गिनवा दो। अरे 2000 गिनवा दो, 2000 लोगों। आप बताइए, एक मतदाता जो है या भाजपा के नेता नहीं है, वो गोदी मीडिया वाला है, वो गोदी वाला है, मोदी भक्त है, वो मोदी भक्त है, वो मोदी भक्त है, वो आम जनता नहीं है। केंद्रीय मुद्दे हैं, आप लोग चुनाव में नहीं है, वो मोदी भक्त है। चुनाव में आया हुआ है मोदी का, चुनाव में वो मोदी केंद्रीय मुद्दे भी उठेंगे। मोदी भक्त के थोड़े जवाब दूंगा। चलिए, तो चूंकि नरेंद्र मोदी का जिक्र आया प्रधानमंत्री का, तो उठाते हैं। मोदी अंधा भक्त है, वो अंधा भक्त है। मुद्दा ये उठाते हैं, बात नहीं थी कि अंधा भक्त है। एक तरफ पीएम मोदी है या एनडीए गठबंधन है, और दूसरी तरफ आपका गठबंधन है। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र जहां एक तरफे मुकाबले जैसी स्थिति हो रही है, खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के लिए भी बात कर लेते हैं। कैसे फाइट करेंगे आप लोग वहां पर? देखिए, हम लोगों ने निर्दलीय को समर्थन दिया है, और बीडी शर्मा जी की हालत बहुत खराब है, क्योंकि बीडी शर्मा ने कोई काम नहीं किया, और वो जिसको हमने समर्थन दिया है वो जीतने जा रहे हैं।
आरडी प्रजापति, बीडी शर्मा जी की इतनी हालत खराब है कि उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया। वहाँ पूरा क्षेत्र सूखा पड़ा हुआ है, आज तक कोई सिंचाई के साधन नहीं, पूरा बुंदेलखंड सूखा पड़ा है। पूछ लीजिए महोदय से, बुंदेलखंड के साथ छलावा किया है। बीडी शर्मा चुनाव हारने जा रहे हैं, कांग्रेसियों को बीडी शर्मा हारने जा रहा है, गारंटी। कांग्रेसियों को हर गठबंधन के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ, आज की डेट करवाया गया है, दहशत और डर में, ठीक है, दबाव में। एक कांग्रेसियों को हर सीट पे उम्मीदवार नहीं मिले, हर सीट पर कांग्रेसियों ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। और बीडी शर्मा की आप बात कर रहे हो, बीडी शर्मा ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे, वो तो वक्त बताएगा। और आपको वह कांग्रेसी प्रत्याशी नहीं मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 साल से मोदी जी की सरकार पे एक भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, और जो 60 साल से सरकार में इनके 10 नेता जेल में हैं आज भी। वो कहते हैं कि आप लोग जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को जेल भेजते रहे। ईडी और सीडी सब इनकी बनाई हुई है, सरकार काम कर रही, जेल में जा रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार एक आरोप नहीं है मोदी जी के ऊपर। कांग्रेस पार्टी थी, हमारी पार्टी नहीं थी। 2013 में उनका केस चालू हुआ है ना सोनिया गांधी जी का, उसके पहले भी उनपे आरोप लगे उनके कांग्रेस के नेताओं पर। इसके पूर्व में जितने बार आरोप लगे हैं सब में, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो। 2014 में आइए, आपने मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी के आरोप भी सुने होंगे, और ये आरोप चूंकि जनता के बीच से इसलिए आते हैं चूंकि कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है, और लोगों को दिख भी रहा है कि जेल कौन जा रहे हैं, जेल वो जा रहे हैं जो भाजपा में नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। तो आप इसका जवाब क्या देना चाहेंगे? ये लगातार आरोप लगता है कि आप लोग शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। वाशिंग मशीन, वाशिंग पाउडर निर्मा, जेल वो जा रहे हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं। मोदी जी के राज में एक भी, इस 10 वर्ष के कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार बता दीजिए, एक भी जो गलत काम कर रहे हैं वो जेल जा रहा है। आप पार्टी के गलत काम कर रहे हैं तो जेल नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कांग्रेस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ने भोपाल में हवा खाएंगे। आम सभा में कहा था कि महाराष्ट्र के अजीत पवार सबसे बड़ा घोटालेबाज है। दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, वो धुल गया। अशोक चौहान आदर्श घोटालेबाज है, भाजपा में शामिल हो गया, वो धुल गया। छगन भुजबल सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, भाजपा में आया, वो धुल गया। वाशिंग पाउडर निर्मा हो गया। तो आप बताइए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि नहीं कहा था? प्रधानमंत्री ने भोपाल में कहा था कि नहीं कहा था? आप लोग दूध के धुले हैं। अजीत पवार को कहा था कि नहीं कहा था? आप लोग दूध के धुले हैं। अजीत पवार को कहा था कि नहीं कहा? क्यों पाए जाते हो? अजीत पवार ने कहा था जांच होती तो उसमें आप दोषी क्यों पाए जाते हो? अजीत पवार ने कहा था कि नहीं कहा? जांच में तो मोदी जी ने दूध पानी का पानी होता है ना। ठीक है, आप बताइए भैया, अगर अजीत पवार के लिए कहा था। चलिए जनता के जयघोष में आम जनता से ही समझने की हम कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे हैं, एक युवा से हम पूछते हैं, कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता हैं एक दूसरे पर इन चुनाव है, आप युवा के मन में क्या है इस चुनाव में? सर पहले मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने जो कहा कि धुल जाते हैं, बीजेपी में आते हैं तो धुल जाते हैं जो भ्रष्टाचारी होते हैं, तो सर आपके लिए भी तो पहले केजरीवाल भ्रष्टाचारी थे, ममता बनर्जी भ्रष्टाचारी थी, वो कैसे धुल गए आपके साथ? सर अभी वहाँ देखिए कांग्रेस का गमछा डाले हुए और आम आदमी की टोपी पहने हुए साथ बैठे हैं। कल को विधानसभा चुनाव होंगे तो आपको एक और रोल लगानी पड़ेगी यहाँ पे आम आदमी पार्टी वालों के लिए। तो ठीक है, समझ गए आपकी बात को। संजय जी जवाब देना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि आप लोग भी तो एक दूसरे जो आज इंडी गठबंधन में साथ ही हैं, कभी विरोधी हुआ करते थे। चाहता हूँ, पहली बात तो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ आरोप सिद्ध। डर और दहशत के कारण मोदी जी ने अंदर कर दिया, लेकिन अजीत पवार के ऊपर, अशोक चौहान के ऊपर, छगन भुजबल के ऊपर, इन लोगों के ऊपर आरोप सिद्ध हो चुके थे। भाजपा में आने से सब धुल गए। ये जो 6 लोकसभा की सीटें हैं माया जी, आपके दूसरे चरण में जो होनी है, आपका क्या दावा आपको नजर आता है इसमें? अभी 6 फाइनल कमेंट आपका। 6 लोकसभा के जो चुनाव संपन्न हो चुके हैं,
मेरा 6 लोकसभा में प्रवास हो चुका था। वो 6 लोकसभा हम पूरी ऐतिहासिक मतों से जीत रहे। आने वाली 26 अप्रैल को जिन लोकसभा के चुनाव हैं वो भी हम पूरे बहुमत और ऐतिहासिक मतों से जीत रहे हैं और पूरे दावे और विश्वास के साथ के संजय जी, हम छिंदवाड़ा भी जीत रहे हैं, हम रीवा भी जीत रहे हैं, हम सतना भी जीत रहे हैं, हम शहडोल भी जीत रहे हैं, हम धार भी जीत रहे हैं, हम नर्मदापुरम दूसरा चरण रणभीषण क्या करेंगे? देखिए, दूसरा चरण हो चाहे तीसरा चरण हो चाहे चौथा चरण हो, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की जमीन खिसक चुकी है। इनका अध्याय समाप्त हो चुका है क्योंकि जनता समझ चुकी है इन्होंने झूठे वादों के अलावा कोई बात नहीं की। ना आज तक रोजगार दिया, ना महंगाई घटाई और देश को, इस भारत देश की जनता को गुमराह भ्रमित करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के छल कपट में, मोदी के छल कपट में अब जनता नहीं आने वाली। तो कांग्रेस ऐसा कहती है कि वो विपक्षी गठबंधन को साथ लेकर काम कर रही है, उसे उम्मीद है कि बेहतर परफॉर्मेंस वो करेगी। मध्य प्रदेश में हालांकि बीते लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट छिंदवाड़ा ही कांग्रेस जीत पाई थी। इस बार बीजेपी ने मिशन 29 को अपना नारा बना दिया और ये दावा किया कि इस बार 29 सीटों पर जीतेगी। पहले चरण में 6 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, अगले चुनाव भी 6 सीटों पर 26 अप्रैल को होने हैं। बीजेपी यहाँ पर कहती है कि ये 6 सीटें भी जीतेगी, लेकिन जो जनता हर तरह से हर मुद्दे पर अपने सियासतदानों का रिपोर्ट कार्ड बना चुकी है, वो सोच समझकर कुछ केंद्रीय मुद्दों पर और कुछ स्थानीय मुद्दों पर वोट करने जा रही है। नेताओं की किस्मत, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होने जा रही है और 4 जून बताएगा कि इन दावों के मुकाबले हकीकत क्या आती है। तो जनता के जयघोष में आज नर्मदापुरम से इतना ही। जल्द किसी नए शहर में पहुंचेंगे और जानेंगे जनता का जयघोष क्या कहता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।